लास्ट वीडियो में 1 घंटा होने के कारण हमने नहीं बता पाया था इसे क्यों होती है ये बात कोहेजन लेस सॉइल में, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि क्विक सैंड जो होती है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल में होती है, फाइन कोहेजन लेस सॉइल में होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि किसी भी एक पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जीरो हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। इसके कारण ये जो सॉइल है फाइन कोहेजन लेस सॉइल, इसका शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाता है। सो शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाता है, यही होती है क्विक सैंड कंडीशन, जीरो हो जाता है। तो शियर स्ट्रेंथ जीरो होने के कारण तो क्या होती है, सॉइल फ्लो अंडर प्रेशर ऑफ वाटर along with it। ठीक है, तो देखिए ये क्विक सैंड क्या एक टाइप ऑफ सैंड है? नहीं है। क्विक सैंड इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, ये कहीं भी हो सकता है, ये कंडीशन है, क्विक सैंड कंडीशन है। ये क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड बट इट डिपेंड्स ऑन फ्लो कंडीशन। और कौन सा फ्लो कंडीशन है? अपवर्ड फ्लो कंडीशन के अंदर आपको क्विक सैंड मिलेगा, फ्लो कंडीशन। ओके, ये एक टाइप ऑफ सैंड नहीं है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आईएएस में पूछ चुका है 2-3 बार। तो देखिए हमने एक चीज निकाला था लास्ट क्लास में, आईसीआर, ये थी g-1/1 और इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे g-1 टाइम्स 1 - n, ऐसे लिखा जा सकता था आईसीआर को। तो अब देखो कि हम तो बता दिए थे कि कोहेसिव सॉइल में क्यों नहीं होता था क्विक सैंड कंडीशन। अभी यहां डिटेल में अच्छी तरह से देखिए, फॉर कोहेसिव सैंड, फॉर कोहेसिव सॉइल। तो देखिए कोहेसिव सॉइल है तो अब अगर आप शियर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ेंगे, वहां 2 थ्योरी है, एक है मोहर्स थ्योरी, हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ध्यान में रखिए होता क्या है, मोहर्स थ्योरी और कूलम थ्योरी। तो इनके हिसाब से शियर स्ट्रेंथ जो सॉइल की होती है ना, किसी भी सॉइल की जनरल है C + σn tan phi। ये फाई क्या है अभी के लिए समझ लो, नाम याद रखिए, फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन शियर स्ट्रेंथ में क्लियर होगा, फ्रिक्शन, और एक चैप्टर बाद हम शियर स्ट्रेंथ शुरू कर देंगे, शायद 2 चैप्टर बाद कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, फिर शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन एंगल, तो देखिए मान लीजिए क्या है कि ये सॉइल है, ये सॉइल है, तो किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए यहां पर एक लोड होगा σn, नॉर्मल लोड एक्ट कर रही होगी। सो नॉर्मल लोड टाइम्स tan phi प्लस c, शियर, यहां शियर सॉइल में कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना शियर। तो ये मान लीजिए फ्रिक्शन एंगल अगर है तो फ्रिक्शन एंगल फाई, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे? अगर यहां शियर इस डायरेक्शन में होगा तो शियर स्ट्रेंथ सॉइल का इधर एक्ट कर रहा होगा, शियर स्ट्रेंथ, सॉरी, तो शियर स्ट्रेंथ अपोजिट में एक्ट करेगी। तो अगर फाइन सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है, क्लियर है, सिल्ट है, तो कोहेजन होगा, नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी। ये मान लीजिए शियर एंगल है, ये tan phi इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल है, तो tan phi होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सॉइल का।
ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ हो गया सिग्मा सी प्लस कोहेजन। ये सी क्या है? कोहेजन। कोहेजन बताया था, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन होमोजेनियस टाइप ऑफ पार्टिकल। तो अगर मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस कहीं जीरो हो जा रहा है कोहेसिव सॉइल में, तो क्या शियर स्ट्रेंथ जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस कारण से क्विक सैंड कंडीशन क्या कोहेसिव सॉइल में पॉसिबल है? नहीं है। समझ गए? यही कारण है, एज इवन सिग्मा becomes zero, effective stress becomes zero, shear strength not becomes zero because cohesion of soil exists, it becomes shear strength now। अगर ये जीरो है कोहेजन, तो क्या होगा? तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा। तो यही तो बताया था, तो शियर स्ट्रेंथ जीरो होगा। यही तो बताया था कि कोहेजन लेस, फाइन कोहेजन लेस सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन होता है। तो और एक सॉइल बन सकता है ना आपका कि ग्रेनुलर सॉइल या फिर मतलब कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल में क्यों नहीं होगा? ये भी तो बताओ। देखो, मान लो ये कोर्स सॉइल है, अब आप इससे वेल बना लिए, डिस्चार्ज निकाल रहे हैं। Q इक्वल टू क्या होता है? के आई ए, एरिया कांस्टेंट। आई, चलो आई जो है कोर्स सॉइल, फॉर कोर्स सॉइल के ज्यादा होता है क्या? परमेबिलिटी ज्यादा होती है। सो Q इक्वल्स के ज्यादा इंटू आई इंटू ए। मान लो आप डिस्चार्ज कितना अधिक निकाल सकते हो? अगर ये ज्यादा करोगे, अधिक डिस्चार्ज निकालोगे क्यों, तब ना के भी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ेगा, तब ना आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा, तब ना आप क्रिटिकल केस पे पहुंचोगे आईसीआर पर। तो आप कितना डिस्चार्ज निकालोगे? आप उतना डिस्चार्ज निकाल ही नहीं पाते हैं कि ये आई क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर हो जाए। दैट इज फ्रॉम कोर्स सॉइल वी कैनॉट एक्सट्रैक्ट टू मच ऑफ क्यू, डिस्चार्ज निकाल ही नहीं सकते एस क्यू, हेंस ऐसे लिखिए क्यू, हेंस हाइड्रोलिक ग्रेड जो है नेवर बिकम्स equal to the critical hydraulic gradient and hence because permeability of coarse grain soil is high, hence क्या नहीं होगा? quicksand condition, okay, quicksand it is a condition, depends on flow type, that is upward flow condition. Quicksand condition never occurs in coarse soil also, in coarse soil also, मतलब ग्रेवल में नहीं होगा। तो किसमें होगा? सिल्ट प्लस क्ले में भी नहीं होगा, नो QSC। तो होगा किसमें? फाइन सैचुरेटेड सैंड में, ओके, इसमें होगा, इस टाइप ऑफ सॉइल में, इस चीज में हो जाएगा आपका QSC।
रिलायबल, मतलब ये ज्यादा प्रोन है क्विकसैंड कंडीशन को। और एक चीज देखिए कि मैंने बताया था कि ICR इज जनरली ए कांस्टेंट फॉर ए सॉइल, कांस्टेंट फॉर ए सॉइल। क्यों क्यों है ये कांस्टेंट? अब देखिए ICR का वैल्यू क्या था, G माइनस 1/1 + E, ठीक है। तो G लगभग सॉइल का कितना होता है, हम लोग कितना लेते हैं 2.65, E लगभग कितना होता है 0.6 to 0.7 जनरल है। तो ICR कंप्यूट करो, ICR कंप्यूट करोगे 2.65 माइनस 1 + 1 + 0.65, ये कितना मिल जाएगा, लगभग आपको 1 मिल रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ये किसके लिए है, फॉर फाइन सैंड एंड सिल्ट, ठीक है, सिल्ट में भी हो सकता है। तो फॉर फाइन सैंड एंड सिल्ट ICR क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1। तो ध्यान दें, ये अगर पूछेगा और 4 ऑप्शन दे देगा, मान लो कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और कोई वैल्यू नहीं दिया है और आपको ऑप्शन दे दिया है 0.87, 1.2, 3 और 0.97, तो आप कौन सा वैल्यू टिक लगाओगे, आंसर क्या टिक लगा के आओगे, लगभग 1 होता है 0.97 टिक लगा देना, ठीक है। तो अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विकसैंड कंडीशन, तो क्या लेंगे, मतलब क्या हम जतन करें जो हमारा क्विकसैंड कंडीशन नहीं हो। फैक्टर अगेंस्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विकसैंड कंडीशन, मतलब हमको क्विकसैंड कंडीशन को रोकना है। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, आपका हीरो अपन विलन, यही होगा। मतलब कि देखिए सिग्मा जो है इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी डेप्थ पर जेड गामा सबमर्ज्ड क्विकसैंड कंडीशन अपवार्ड फ्लो कंडीशन में ऐसे हो जा रहा था, आई जेड गामा डब्ल्यू। तो ये है आपका हीरो और ये क्या है, विलन है। यही ना, यही तो है सीपेज प्रेशर जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस को कम करा रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका हीरो है और विलन है सीपेज प्रेशर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ICR ओवर I। ICR मैंने बताया कि कांस्टेंट होती है किसी भी सॉइल के लिए, ये कांस्टेंट है किसी भी सॉइल का, और I जो है आप कंप्यूट करोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया है, जो फ्लो कंडीशन वहां से I निकालोगे, ठीक है। तो ICR क्या हो गया, ये हीरो हो गया। ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन सॉइल, ये सॉइल पर डिपेंड करती है। और ICR का वैल्यू कैसे निकालना है, G माइनस 1, बार बार लिखिए ताकि याद रह जाए, 1 + E और G माइनस 1 G माइनस 1 1 माइनस N, ठीक है। ऐसे हम ICR निकालेंगे। तो देखिए अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया गया है, I किस पे डिपेंड करता है, ICR तो सॉइल पे डिपेंड कर रहा है, I जो कि है विलन, आपको इसको हराना है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अपवार्ड सीपेज, सीपेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर सीपेज कुछ ऐसा हो कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गया तो वहां पे क्रिटिकल हो रहा था, अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो आपका I ज्यादा हो जाएगा ना ICR से, तो क्विकसैंड कंडीशन हो जाएगी। क्विकसैंड कंडीशन होगी मतलब शियर स्ट्रेंथ लूज करेगी। ये किस टाइप ऑफ सॉइल में है, फाइन कोहेसिव सॉइल, फाइन कोहेजनलेस सॉइल, सॉरी फाइन कोहेजनलेस सॉइल में QSC हो जाएगा। अगर क्विकसैंड हो रहा है तो आपका जो सॉइल का ग्रेन है वो फ्लो कर जाएगी सॉइल के साथ, ठीक है। सो
आई जो है वो डिपेंड करेगा आपका स्टेट पर, डिपेंड्स ऑन अपवेज लिख दिया हूं, अपवार्ड, इसे अपवार्ड करिए, अपवार्ड सीपेज। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, देखिए आईसीआर ओवर आई अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब आईसीआर ग्रेटर देन 1 है मतलब सेफ है, क्विक साइड कंडीशन नहीं होगा। सेकेंड, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1 है मतलब आईसीआर इक्वल्स 1 है तो यहीं पर आईसीआर इक्वल टू आई है, यही कंडीशन है क्रिटिकल केस जहां क्विक साइड कंडीशन हो जाएगा। सो क्विक साइड कंडीशन ऑलवेज अकर एट फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन इक्वल टू 1, क्विक साइड हो जाएगा। और 3, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विक सैंड इज लेस देन 1 तो मतलब आईसीआर लेस देन आई, ये भी, ये इस केस को हम बोलेंगे अनस्टेबल। ओके, सो क्विक सैंड कंडीशन कब हो जाएगा, जब आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1। अगर उससे अधिक हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे कम हो जाएगा तो आप बोलोगे अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल केस है। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, व्हेन अपवार्ड सीपेज is such that हाइड्रायोलिक, मैं थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूं, ओके, हाइड्रायोलिक ग्रेडियंट I becomes equal to critical hydraulic gradient जो कि कांस्टेंट है ऑफ सॉइल, इसलिए मैंने लिखा ऑफ सॉइल, देन ओनली, ध्यान रहे तभी, सिर्फ तभी क्विक सैंड कंडीशन विल occur। और अभी बताया था, इसे लिख लीजिए, QSC क्विक सैंड कंडीशन जनरली डू नॉट occur, कौन कौन सा सॉइल, इन केस ऑफ, बताया था मैंने, ग्रेवल में नहीं होगा, ग्रेवल या फिर कोर्स सैंड, जो कि सैंड है लेकिन कोर्स है, जिसके दाने बड़े हैं, कोर्स सैंड, ठीक है। और क्या लिख सकते हो क्विक सैंड कंडीशन के बारे में, तो इसका कंडीशन मैंने बता दिया था, परमेबिलिटी उतना बहुत ज्यादा होती है इस केस में। QSC क्विक सैंड कंडीशन, कंडीशन नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए कि क्विक सैंड इज नॉट ए, क्या, टाइप ऑफ सैंड, टाइप ऑफ सैंड, तो ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन फ्लो कंडीशन, इट कैन अकर इन एनी फाइन कोहेसिव, सॉरी एनी फाइन कोहेजनलेस सैंड, मैं गलती कर रहा हूं बार बार, आप नहीं करिएगा। क्विक सैंड इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, इट कैन अकर इन एनी कोहेजनलेस फाइन सॉइल, ठीक है। होता क्या है कि
जब क्विक सैंड हो जाती है, क्विक सैंड कंडीशन, व्हेन सैंड बिकम क्विक, व्हेन सैंड बिकम्स क्विक, it is not able to support the weight and सॉरी किसका वेट, ह्यूमन का, वेट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, but they can float easily in such soil, दलदल, समझ में आया, such soil। तो जनरली होता है कि यूनिट वेट ऑफ, ये सब ऑब्जेक्टिव है, क्विक सैंड is equals twice the unit weight of water, मतलब कि जो आपका यूनिट वेट है, तो गामा क्विक अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 टाइम्स गामा डब्ल्यू। ओके, सो अब हमने क्विक सैंड कंडीशन कंप्लीट कर लिया, डिटेल में देखा। अब कुछ आइडिया देखते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, कुछ बता देता हूं, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। न्यूमेरिकल टिप्स देखिए, अगर इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है कि ये तो हो गया लेवल ऑफ वाटर, ये हो गया आपका सॉइल, सो ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो अपवर्ड फ्लो केस है तो क्रिटिकल कहां होगा, ये एच, ये H1, यहां आपने पीजोमीटर लगाया और ये हेड आपका बढ़ गई H, सो अपवर्ड फ्लो केस में क्रिटिकल कंडीशन ये बी, सो टोटल फोर्स एवॉर्ड बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट, मतलब आप इक्विलिब्रियम ले लो, ये मान लो पॉइंट बी का वो मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये देखिए ये पॉइंट बी है, तो इसके ऊपर टोटल वेट कितना लग रहा है, एफ वर्टिकल डाउनवर्ड, और यहां एफ अपवर्ड, एफ वर्टिकल अप एंड वर्टिकल डाउन, सो इन दोनों को इक्वेट कर दो एट इक्विलिब्रियम, यही तो है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाना, एफ वर्टिकल डाउन इक्वेट कर दो एफ वर्टिकल अप से। अब एफ वर्टिकल डाउन क्या लिख सकता हूं मैं, एफ वर्टिकल डाउनवर्ड क्या लिख सकता हूं, टोटल वेट बोला ना, तो ये क्या लिख सकते हैं, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सेट, ऐसे लिख सकते हैं। एफ वर्टिकल अब क्या लिख सकते हैं, हेड ऑफ वाटर, अपवार्ड में कौन सा लग रहा है, अपवार्ड प्रेशर वाटर के कारण लग रहा है, क्योंकि सीपेज हो रही है, वाटर जो प्रेशर लगाएगा वही प्रेशर है, ये वाला अपवार्ड फोर्स वाटर प्रेशर, तो वाटर हेड इनटू गामा डब्ल्यू क्या होगा, वाटर हेड H प्लस H1 प्लस H ना इनटू गामा डब्ल्यू, इन दोनों को इक्वेट कर लो, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सेट, और क्वेश्चन में जो भी सॉल्व करने के लिए बोला है, जिस चीज का भी निकालने के लिए H1, ये क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा, सॉरी आई एच हो जाएगा, ये आई एच इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखो इस इक्वेशन को इक्वेट करके कैलकुलेट क्या कर लो, आई कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कैलकुलेट आई हाइड्रोलिक रेट, यहां से निकल जाएगा
और ICR कांस्टेंट है, क्या होगा ये? ICR क्या था? G-1/1 E और G-1 तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विकसैंड और पाइपिंग निकल जाएगा अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन रहेगा, या फिर ये चेक करो कि क्विकसैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहां से कर लीजिएगा। तो ये एक तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कंडीशन देखिए, मान लो क्विकसैंड और एक केस में होगा, मान लीजिए ये आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है, यहां पे कहीं वाटर टेबल है, आपने क्या किया, यहां से मट्टी खोदना कम किया, ये पॉइंट बी है, तो अगर अपवार्ड फ्लो हो रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? बी। यहां से आपने मट्टी खोदना कम किया, मट्टी खोदना शुरू किया, ठीक है, तो वाटर टेबल तो यही रहेगी। मट्टी खोद रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑन एक्सकवेशन वी आर reducing the weight ना, the weight of soil, मट्टी निकाल रहे हो, एक्सकवेशन, एक्सकवेट, मट्टी निकाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? वेट कम कर रहे हो, तो ऊपर ये वेट कम हो रहा है और ये FV अप ड्यू टू वाटर प्रेशर, ये उतना ही है, ये तो सेम है, इसमें कोई कमी नहीं हो रही है। यहां पे पिरामिड लगाएंगे, यहां हो जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, इससे मान लो इस लेवल से बढ़ गया H, तो अपवार्ड क्या हो जाएगा? FV अप, क्या लिखोगे? ये मान लो H है, H प्लस H गामा W, लेकिन FV डाउन जो है आपका डाउनवर्ड फोर्स हीरो वो डिक्रीजेस, सो वी आर रिड्यूसिंग वेट ऑफ सॉइल अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। बी, तो इस केस में पॉसिबिलिटी ऑफ क्विकसैंड आपको मिल जाएगा क्योंकि आपका वेट डिक्रीज हो रहा है। जब ये इतना डिक्रीज हो जाएगा कि FV अप बराबर FV डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा? QSC, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब 1 होता है तभी हो जाता है QSC, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकता है, सॉरी, हाँ, तो ये कंडीशन एक फिजिबल है, पॉसिबल है, ये हो सकता है। अब देखिए और एक चीज क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि आर्टिशियल प्रेशर मतलब एक तरह का कांस्टेंट प्रेशर होता है। मान लो आपका कहीं सॉइल है जो आर्टिशियल प्रेशर के अंदर में है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक का सॉइल अंडर आर्टिशियल प्रेशर, अंडर आर्टिशियल प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब मान लो फ्लो हो रही है, यहां से अपवर्ड फ्लो होगी, अब तुमने अगर एक्सकवेट कर लिया तो आर्टिशियल प्रेशर क्या है? आर्टिशियल प्रेशर कांस्टेंट मतलब विलन कांस्टेंट, और तुम एक्सकवेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और एक्सकवेशन अगर इस तरह का कंडीशन है और उसमें तुमने एक्सकवेट कर लिया तो क्या होगा? आपका वेट डिक्रीज हो रहा है ऑन एक्सकवेशन, हीरो जो हमारा है हीरो रिड्यूसेस, सो इस पॉइंट पे अबाउट क्या करो आप? टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड FV D डाउनवर्ड और यहां कांस्टेंट आर्टिशियल प्रेशर, दोनों को इक्वेट कर दो। सो एट इक्विलिब्रियम आप क्या इक्वेट करोगे? एट इक्विलिब्रियम इक्वेट FV डाउनवर्ड इक्वल आर्टिशियल प्रेशर, आर्टिशियल प्रेशर, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये बेसिकली ये 3 टाइप ऑफ वेरिएशन होती है। तो ये तीनों बता दिया, अब आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज आप नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो हम हेड कैलकुलेट करते थे, कहां पे कितना हेड होता है, उसका कुछ नियम मैं ऐसे वर्बली बताया हूं, लेकिन आप उसे नोट कर लीजिए। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्या प्रेशर हेड, कॉमा डेटम हेड, एंड टोटल हेड। एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ये फिनिश करेंगे, फिर कुछ नया देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट क्या करना है आपको, बाउंड्रीज पर मान लीजिए ये सॉइल स्पेसिमेन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, एट एनी डेप्थ जज फ्रॉम टॉप ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट कैलकुलेट, क्या कर रहे थे हम, बाउंड्रीज पर कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब ए और बी पर कर रहे थे क्या, तो वही लिख लीजिए। फर्स्ट कैलकुलेट ये प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड टोटल हेड एट बाउंड्रीज ऑफ गिवन सॉइल सिस्टम, मतलब एग्जिट एंड एंट्री, यहां पर आप कैलकुलेट कर लो। देन एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, सेकेंड है ये, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे पॉइंट। अब देखिए, अगर सेम टाइप ऑफ मटेरियल है, मतलब पानी पानी के अंदर बह रहा है, इसमें कोई हेड लॉस होगा, पानी टू वाटर, नो हेड लॉस। वाटर टू सॉइल, वाटर जब सॉइल से फ्लो करेगी तब वाटर का हेड लॉस होगा, लेकिन वाटर टू वाटर में नो हेड लॉस, वही लिख लीजिए, देयर इज नो हेड लॉस बिटवीन वाटर टू वाटर बिकॉज कुछ नहीं है ना रजिस्ट करने को, देयर इज नथिंग टू रजिस्ट। थर्ड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इफ देयर इज नो फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज, तो क्या होगा, टोटल हेड विल रिमेन सेम। अगर टोटल हेड में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है किसी दो पॉइंट के बीच में, तो फ्लो हो रही है फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। तो अगर नहीं है तो टोटल हेड विल रिमेन सेम, अगर फ्लो नहीं होगा तो सेम एट दोस पॉइंट्स। अब एक केस बना लीजिए, फोर्थ, मान लीजिए कि डेटम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको हम डेटम कंसीडर करें। तो देखिए ये रूल है, इफ डेटम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ नॉट गिवन, अब ये का सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो उसमें आपको नजर आएगा कि डेटम नहीं दिया हुआ है, इफ डेटम इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, तो क्या करें, देन चूज एनी डेटम, कोई भी डेटम आप चूज कर लो, कंसीडर कर लो, एज्यूम कर लो एनी डेटम, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि डेटम आपका अल्टर होता है, तो टोटल हेड और डेटम हेड सिर्फ चेंज होता था,
नहीं सॉरी, हाँ टोटल हेड और डेटम हेड चेंज होता था, लेकिन प्रेशर हेड और सीपेज हेड कांस्टेंट रहता था, देखा था हमने। सो इन दिस केस datum head and total head will only change, लेकिन जिससे हमको मतलब है, बट सीपेज हेड एंड प्रेशर हेड क्या होगा, कांस्टेंट। प्रेशर हेड at each point will be constant. So डरना नहीं है डेटा नहीं दिया है तो, क्योंकि आपका जो सीपेज हेड आएगा अल्टीमेटली सेम आएगा, विल बी कांस्टेंट। अब प्रेशर हेड कैसे निकालते थे हम लोग, इसको लिख लीजिए, मैंने बताया था प्रेशर हेड निकालना है तो फाइंड नियरेस्ट वाटर टेबल और लेवल ऑफ वाटर राइज इन द पीजोमीटर गिवन। अगर पीजोमीटर है तो इसे लिख लीजिए ताकि भूले नहीं। फॉर फाइंडिंग प्रेशर हेड तो हम दो चीज करते हैं, तो लिखिए आइदर सी नियरेस्ट, इसे ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट वाटर, नियरेस्ट हाइट ऑफ वाटर टेबल, above that point और find the क्या height of water in the piezometer, लेकिन कब, जब पीजोमीटर वहां दिया हुआ है, इंसर्टेड है। इफ पीजोमीटर इज इंसर्टेड देयर, चलिए इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा जितने भी बात मैंने कहा है। मान लो कि ये सॉइल है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड हेड एट ईच पॉइंट। दे रहा हूं, पॉइंट दे रहा हूं, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये वाटर का लेवल है, वाटर टेबल है, यहां से सॉइल शुरू होगी, ओके, और यहां भी वाटर टेबल है, ये भी वाटर टेबल है। सो कैसा है, इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूं मैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये पानी है, ये भी पानी है, और बीच में आपका मिट्टी है, सॉइल है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स पहले मेंशन कर लें, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट डी ले लो, इसको, इसे ले लो ई। अब पॉइंट सी, ये सॉइल से हो गया, यहां से एट एन इंटरमीडिएट डेप्थ, ये पॉइंट सी है। अब आपको मैं इसका मार्किंग बताता हूं, ये मान लीजिए 10 मीटर है, यहां 6 मीटर आ गया, ये 3 मीटर पे है, मान लो 3 मीटर पर, ये 2 मीटर है, और ये 0 है, ओके। तो कुछ इस तरह का है आपका ये, और ये है डेटम, और ये भी पानी है, ये पूरा नीचे, मतलब सोचना कि पानी का एक बकेट टाइप का रखा हुआ है, ये पानी का एक बकेट है इस टाइप का, और ये भी पानी है। अब देखिए फ्लो कहां से
होगा, हमको ये पता लगाना है कि फ्लो किधर से किधर होगा। फाइंड फ्लो कंडीशन, फ्लो कंडीशन। तब एक टेबल बनाइए आप, यहां बनाते हैं नेक्स्ट पेज में, क्लियरली अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए बड़ा टेबल बनाएंगे, ये देखो क्या करना था हमको, 3 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम ना, एक तो पॉइंट, दूसरा प्रेशर हेड, डेटा हेड, और ये हो गया टोटल हेड। ये हो गया पॉइंट, पॉइंट बना लीजिए, प्रेशर हेड, डेटा हेड और टोटल हेड। अब सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब ए और ई को देखेंगे, फिर एक्सट्रीम, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो जा रहा है। ओके, मैं इसे थोड़ा छोटा बनाता हूं, फिट नहीं होगा नहीं तो ये अब एक्सट्रीम देखेंगे क्या, बी आ जाएगा। अब पॉइंट बी, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब देखो कि पॉइंट ए पर प्रेशर हेड कितना है, पॉइंट ए पर 0, और चलिए पॉइंट ए पर लिख लेते हैं प्रेशर हेड, पॉइंट ए पर है प्रेशर हेड 0। पॉइंट ए पर डेटा हेड कितना है 10 मीटर, ये है डेटा अगर, तो यहां से 10 मीटर ऊंचा है पॉइंट ए, तो डेटा हेड है 10 मीटर। टोटल हेड कितना हो गया, प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड, लिख लीजिए प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड, तो कितना हो गया टोटल हेड 10 मीटर ना। अब देखिए पॉइंट ई, पॉइंट ई पर प्रेशर हेड कितना है 0, क्यों, मैंने बताया था कि प्रेशर हेड फाइंड कर रहा है, तो आप चेक करो नियरेस्ट वाटर टेबल, इसीलिए बोला था नियरेस्ट, नियरेस्ट वाटर टेबल। तो नियरेस्ट वाटर टेबल कहां है, पॉइंट ई पर ही है, डेटा रेंज पर है, तो नियरेस्ट वाटर टेबल का हाइट कितना हो गया, प्रेशर हेड का हाइट 0 हो गया पॉइंट ई पर, और डेटा हेड भी 0, तो टोटल हेड 0। तो अब देखिए, अब पॉइंट बी पर लीजिए, पॉइंट बी पर प्रेशर हेड कितना है 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 आ गया क्या, तो लिख सकता हूं 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। और पॉइंट बी पर डेटा हेड कितना हो गया, देखिए ये 2 मीटर प्लस 4 मीटर, 2 प्लस 4, सॉरी हाँ 2 प्लस 4 6 मीटर हो गया, तो टोटल हेड कितना हो गया 10 मीटर। यही बताना था, देखिए पॉइंट ए पर टोटल हेड है 10 मीटर, पॉइंट बी पर भी है टोटल हेड 10 मीटर, कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, इसलिए मैंने वहां लिखवा दिया था कि when water is flowing through same from water only, from water to water no loss। आपको यहां से भी दिख रहा है पॉइंट ए पर भी हेड है 10 मीटर, पॉइंट बी पर भी टोटल हेड है 10 मीटर। अब देखिए पॉइंट डी पर निकालिए, सबसे पहले पॉइंट डी पर देख लो डेटा हेड कितना है, पॉइंट डी कितना ऊपर है डेटम से 2 मीटर, ये 2 मीटर आ गया। लेंथ ऑफ सॉइल कितना हो गया 6 माइनस 2 4 मीटर, 4 मीटर। और पॉइंट डी डेटा हेड से कितना ऊपर है 2 मीटर, पहले डेटा हेड लिखो 2 मीटर, ठीक है। और देखिए पॉइंट ई पर एक चीज देखिए ध्यान से, पॉइंट ई पर टोटल हेड है 0, तो पॉइंट डी पर टोटल हेड कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्यों, यहां पानी है ना, टोटल हेड यहां 0 होना चाहिए। वाटर टू वाटर कोई लॉस होता है, नहीं लॉस होता है, नो लॉस, तो टोटल हेड है पॉइंट ई डी पर 0। तो अगर यदि टोटल हेड 0 होना है तो प्रेशर हेड कितना होगा -2 मीटर होगा क्या, -2 प्लस 2 मीटर, -2 प्लस 2 इक्वल 0। यहां देख लीजिए नियरेस्ट वाटर टेबल फ्रॉम पॉइंट डी कहां है, यहां है, इसे निकाल लीजिए, यहां है 2 मीटर नीचे है,
तो प्रेशर हेड नेगेटिव में आ गया उसका, तो -2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 0। अब तो आपको पता चल गया कि फ्लो कहां से कहां हो रहा है, हाई टोटल हेड फ्लो इज अकरिंग, ये किस टाइप का फ्लो हो गया, डाउनवर्ड फ्लो हो गया, यहां हो गया फ्रॉम बी टू डी, मतलब टोटल हेड एट बी कितना था 10 मीटर, टोटल हेड एट डी कितना आया 0, सो सीपेज हेड कितना आ गया इक्वल टू 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया, क्या हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस पर लेंथ ऑफ सॉइल कितना है 10/4 कितना आ गया आई इक्वल्स 2.5 आ गया क्या। अब देखिए पॉइंट सी पर प्रेशर हेड कितना होगा, सबसे पहले ये बताओ पॉइंट सी पर टोटल हेड कितना होगा, टोटल हेड एट पॉइंट सी, टोटल हेड एट पॉइंट सी, मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मीटर था पॉइंट बी पर, तो फ्लो हो रहा है पॉइंट बी टू डी, तो 10 मीटर था पॉइंट बी पर, तो ये देखिए पॉइंट सी कितना मीटर पे है 3 मीटर पे है, तो 10 मीटर से जो हेड था पॉइंट बी पर, वहां से यहां पर कितना लॉस होगा, पानी को यहां से यहां तक आने में कितना लूज करेगा, वो आई जेड लूज करेगा, मतलब आई इंटू 3 लूज करेगा, तो टोटल हेड एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, एट पॉइंट सी 10 मीटर माइनस हाइड्रोलिक ग्रेड आई टाइम्स 3 मीटर कितना हो गया 2.5 मीटर क्या, तो यहां टेबल में बना लीजिए टोटल हेड एट पॉइंट सी इज 2.5 मीटर। अब देखो कि डेटम हेड पॉइंट सी पर कितना है, पॉइंट सी का डेटम हेड कहां है, यहां है, देखिए ये कितना ऊपर है, ये इस डेटम से 3 मीटर की ऊंचाई पर है क्या, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो डेटम हेड मिल गया आपको 3 मीटर। सो प्रेशर हेड को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर टोटल हेड होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, तो प्रेशर हेड यहां से निकल जाएगा, प्रेशर हेड एट सी विल बी टोटल हेड माइनस डेटम हेड, तो क्या होगा 3 माइनस 2.5 माइनस 0.5, समझ में आया। तो इस तरह से आप कंप्यूट करोगे हेड कहीं पर भी, और उसके बाद बताना है फ्लो कहां से हो रहा है, हाई हेड से लो हेड हो रहा है, फ्लो हमेशा हाई हेड टू लो हेड होगा, तो किस पॉइंट पे हाई हेड है किस पॉइंट पे लो हेड है, ये आप ऐसे कंप्यूट करोगे जैसे मैंने अभी करके दिखाया एक एग्जांपल। चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा वो शुरू करूंगा फ्लो नेट। ओके, फ्लो नेट क्या होता है, देखिए एक आइडिया दे देता हूं फ्लो नेट होता क्या है। फ्लो नेट मान लो कि एक डैम टाइप का कुछ है, एक डैम है, ठीक है, एक डैम है, यहां पर ये अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, यहां पर हेड है H1, यहां पर टोटल हेड नहीं है, ये प्रेशर हेड है, ये है H2, यहां है डेटम, ये हो गया डेटम, और इसके बीच में मट्टी भरा हुआ है, ये भी सॉइल है, ये जो है ये सॉइल है, ये क्या है सॉइल, सॉइल है। अब आपको दिख रहा है कि जो प्रेशर हेड है, जो टोटल हेड ए पॉइंट पर ज्यादा होगा बी पॉइंट से, तो फ्लो होगी क्या इस तरह से, ठीक है, और सीपेज हेड कितना है
H1 माइनस H2 इक्वल टू H सीपेज हेड। तो सीपेज हेड इतना का हेड लॉस करेगा इतना लेंथ ऑफ फ्लो में, मतलब A टू B का जो फ्लो होगा उसमें लॉस करना है कितना, H हेड। तो H हेड लॉस करना है तो टोटल हेड हर एक पॉइंट पर कम कम होते जाएगी क्या, तो इस तरह का भी कुछ लाइन बनते जाएगी ऐसा। तो आपको लग रहा है कुछ जाली टाइप का बन गया। तो ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, पोटेंशियल लाइन, और इसे बोलते हैं फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन। सो ये दोनों लाइन मिला के जाली टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं फ्लो नेट या फिर फ्लो जाली, जो भी कह लो। तो ये कैसे बनता है ये हम डिटेल में देखेंगे। हम अब समझेंगे लैप्लास इक्वेशन और फ्लो नेट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं शुरू कर दूंगा। वेल देखते रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से डिस्चार्ज कैलकुलेट करना आता है कि सीपेज डिस्चार्ज कितना हो गया, मतलब यहां पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कितना पानी फ्लो कर गया। ये वाला डिस्चार्ज देखिए, ये कितना पानी फ्लो करता है ये कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, आपने कुछ सुना होगा एनएफ एनडी, कुछ ऐसा देखा होगा ये सब। तो ये सब क्या है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक यू।